भारत का ही पड़ोसी देश जिसे कभी नहीं कैद कर पाई गुलामी की जंजीरें, मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक सभी ने इस देश के आगे हाथ जोड़ लिए। ये कोई इस्लामिक देश नहीं, बल्कि यहाँ हिंदुओं का बोलबाला गूंजता है। न मजहबी कट्टरपंथी है यहाँ, न धार्मिक दंगे। यहाँ का कण कण राम राम बोलता है। हम बात कर रहे हैं भारत के पड़ोसी देश नेपाल की। जी हाँ, वही नेपाल जहां पर बौद्ध और हिंदू धर्म को ही माना जाता है और हिंदू राष्ट्र का यह देश कभी भी किसी की गुलामी की बेड़ियों में कैद नहीं रहा। हालांकि ये बात और है कि कई शासकों सहित अंग्रेजों ने भी इस देश को गुलाम बनाने की भरसक कोशिश की, लेकिन सभी को अपने मुंह की खानी पड़ी। दोस्तों, सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत में कई बार विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया और इस देश की संपत्ति को लूटकर अपने देश ले गए। मुगलों ने इस देश पर लंबे अरसे तक राज किया और फिर अंग्रेजों ने करीब 200 साल तक भारत को अपना गुलाम बनाकर रखा। लेकिन हैरानी इस बात की है कि भारत का पड़ोसी देश नेपाल न तो कभी गुलाम हुआ, न ही उस पर कभी इस्लामिक आक्रमण हुआ। ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं। दोस्तों, कई बार ये सवाल इतिहास में उथल पुथल मचा चुका है कि आखिर कैसे जो मुगल दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण भारत में पहुंच गए, उन्होंने दिल्ली से कुछ 100 किलोमीटर दूर बसे हुए नेपाल को अपने अधिकार में लेने से छोड़ कैसे दिया। कहीं इसलिए तो नहीं कि नेपाल हमेशा से गरीब देश रहा है, इसीलिए अंग्रेजों और मुगलों ने वहां कभी भी अपनी दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। तो हम आपको बता दें कि नेपाल कभी गरीब नहीं था। यह व्यापार का एक बड़ा केंद्र था, क्योंकि तिब्बत, चीन और भारत के बीच हो रहे व्यापार के लिए सारा माल नेपाल के रास्ते से ही होकर गुजरता था। ऐसे में नेपाल अपने आप में काफी समृद्ध बन चुका था, लेकिन यहाँ कोई अपना शासन नहीं कर पाया। इसकी अपनी एक कहानी है। ये आपको जानना जरूरी है कि 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच शमशुद्दीन बेग आलम नाम के एक इस्लामिक आक्रमणकारी ने विशाल सेना के साथ नेपाल पर आक्रमण किया था। उस समय नेपाल की गोरखा सेना उनके मुकाबले बहुत छोटी थी। गोरखा सेना ने इस्लामिक सेना का डटकर मुकाबला किया, लेकिन आखिर में गोरखा सेनापति अकेला बचा। लेकिन अकेला होकर भी वो पूरी वीरता से लड़ा। ये देखकर शमशुद्दीन ने गोरखा सेनापति को उसकी शरण में आने को कहा, लेकिन सेनापति ने अपने राजा गोपाल की तलवार को उठाया और युद्ध के लिए तैयार हो गया और अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हुआ। मरते वक्त उसने गोरख काली तलवार को जमीन में घुसाकर खंभे की तरह खड़ा कर दिया। ये तलवार उनके राजा का आशीर्वाद था और जब इस्लामिक राजा आगे बढ़ा तो तलवार को पार करके आगे बढ़ने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। वो अपने देश लौट गया और फिर दोबारा कभी किसी इस्लामिक आक्रमणकारी ने नेपाल पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं जुटाई। इसके बाद जब ब्रिटिश भारत आए तो अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 सालों तक राज किया। इसी बीच इन्होंने नेपाल से भी पंगा लिया, लेकिन नेपाल को कब्जे में कर पाना इतना आसान काम नहीं था। ब्रिटिशर्स और नेपाल के बीच बॉर्डर को लेकर विवाद छिड़ा और अंग्रेज तिब्बत के साथ नेपाल के रास्ते व्यापार भी करना चाहते थे, लेकिन नेपाल इसमें अपना हिस्सा चाहता था और इसीलिए 1814 से 1816 के बीच एंग्लो नेपाल वॉर हुआ था। इस युद्ध में भले ही नेपाल हार गया था, लेकिन ब्रिटिश सैनिकों को उनकी छठी का दूध याद आ चुका था और इसके बाद नेपाल और अंग्रेजों के बीच एक संधि हुई थी, जिसके बाद उत्तराखंड और सिक्किम, जो पहले नेपाल का हिस्सा थे, वो भारत में शामिल हो गए। इसके बाद जब साल 1883 में तिब्बत और नेपाल के बीच युद्ध होने को था, तो नेपाल के राजा बहादुर ने ब्रिटिश शासकों से हथियार की डिमांड की। अंग्रेजों ने हथियार के बदले जंग बहादुर से गोरखा लड़ाकों की डिमांड की थी और इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तकरीबन 55,000 गोरखा लड़ाकों ने ब्रिटेन की तरफ से युद्ध किया था। इसके बदले में 1923 में नेपाल और ब्रिटिशर्स के बीच एक संधि हुई थी, जिसमें नेपाल को पूरे तरीके से स्वतंत्र देश बना दिया गया। हालांकि नेपाल अंग्रेजों की मदद करने और उन्हें व्यापार करने की पूरी आजादी देता था। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों नेपाल कभी किसी का गुलाम नहीं बना।